हेलो एवरीवन। कल मैंने आपको बीएड सेकेंड ईयर की नॉलेज एंड करिकुलम की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर करवाया था, जिसमें मैंने वो कंप्लीट करा दिया था, लेकिन उसके सोर्स रह गए थे। ये कुछ पॉइंट्स हैं सोर्स ऑफ नॉलेज के, जिनका और मेथड ऑफ नॉलेज के। तो ज्ञान के स्रोत, सोर्स ऑफ नॉलेज। ज्ञान के स्रोत जानने से पूर्व स्रोत शब्द का अर्थ जानना आवश्यक है। स्रोत का अर्थ, मीनिंग ऑफ सोर्स, उत्पत्ति स्थल या उद्गम, अर्थात वह चीज़ जिससे किसी की उत्पत्ति होती है, यानी कि ओरिजिन होता है, मतलब जो पैदा होता है जिस चीज़ से। जैसे नॉलेज है, वो कैसे प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है, ये चीज़ सोर्स में आती है। इस प्रकार ज्ञान के वे स्रोत जिनसे ज्ञान की उत्पत्ति हुई है। विभिन्न भारतीय दर्शन ज्ञान के अलग अलग स्रोत बताते हैं, जो मुख्य इस प्रकार हैं। इंद्रिय अनुभव, सेंस एक्सपीरियंस। इंद्रिय अनुभव, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इन ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान अनुभव ज्ञान का मुख्य स्रोत है। इसे ज्ञान का आरंभिक स्रोत कहा जाता है। जब हमारी इंद्रियां किसी बाहरी वस्तु के संपर्क में आती हैं, तो हमें उनकी संवेदना होती है, और अंत में इसी आधार पर उसका प्रत्यक्ष यानी कॉन्सेप्ट हमारे मस्तिष्क में बनता है। देखो, इसका अर्थ है, किसी भी ज्ञान को हम सबसे पहले अपने इंद्रिय अनुभव से ही प्राप्त करते हैं। मतलब आँखों से देख के किसी चीज़ को, कानों से सुन के, नाक से किसी चीज़ को सूंघ के, जीभ से टेस्ट करके और त्वचा से फील करके हम किसी भी चीज़ को अनुभव कर सकते हैं, या फिर उसका अनुभव करके हम ज्ञान ले सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे कि कौवा काला है, तोते का रंग हरा है, ये हम देख के ही तो बता सकते हैं, तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये तोता है, ये चिड़िया है। किसी खाने की डिश को खा के हम ये बता सकते हैं कि ये टेस्टी है या ये स्वादिष्ट नहीं है, आदि। इंद्रिय ज्ञान जो है विश्वास का स्रोत होता है। इंद्रिय अनुभव को ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकारने की आलोचना भी की जाती है, क्योंकि कई बार भ्रम के कारण व्यक्ति वस्तु का सही प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाता। इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि यह आलोचना ठीक नहीं है, क्योंकि भ्रम की स्थिति में हमारी इंद्रियां ही उनका निराकरण भी कर देती हैं। जैसे कि हम आँखों से देख के ये कह देते हैं कि सांप, लेकिन वो रस्सी होता है, तो उस चीज़ का भ्रम भी दूर आँखें ही करती हैं कि नहीं, वो रस्सी है, वो सांप नहीं है। उसके बाद है रीजनिंग। भारतीय दर्शन में इसे अनुमान कहा गया है। यह इंद्रिय अनुभव की अपेक्षा ज्ञान का अधिक व्यापक स्रोत है, क्योंकि इंद्रिय अनुभव को केवल वर्तमान में विद्यमान वस्तुओं के ज्ञान का ही स्रोत है, जबकि तर्कभूत वर्तमान व भविष्य हर प्रकार के ज्ञान का अनुभव और उद्गम स्थल है। तर्क यानी कि रीजनिंग, किसी भी चीज़ को जो रीजनिंग के आधार पर भूत, भविष्य और वर्तमान हर टाइप का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इंद्रियों से जो हमारे सामने है फिलहाल, हम उसको ही, या फिर जो हमने अभी भी सुना है, पहले का है, बाद का है, जो भी है, मतलब जो प्रेजेंट में है, सिर्फ हम उतना ही देख सकते हैं। लेकिन तर्क से हम हर जगह का पता कर सकते हैं ज्ञान का। जैसे जो पहले हुआ था वो भी, जो अब हो रहा है वो भी। उसके लिए चाहिए आगम तर्क, इंडक्टिव रीजनिंग, निगमन तर्क, डिडक्टिव रीजनिंग। इन दोनों तर्कों को समझने के लिए आधारिका व निष्कर्ष, इन दोनों शब्दों को समझ लेना चाहिए। आधारिका यानी कि नए निष्कर्ष तक पहुंचने में जो आधार का कार्य करती है, और निष्कर्ष जिन तक हम आधारिका के आधार पर पहुंचते हैं। आगम तर्क जो है, हमारी आधारिका सत्य है, तो यह आवश्यक नहीं कि हमारा निष्कर्ष भी सत्य होगा। उसके सत्य होने की संभावना मात्र हो सकती है। जैसे अभी तक देखे गए कोई जो है काले थे, लेकिन जरूरी तो नहीं कि सारे ही कोई काले हों। और निगम तर्क
आधारिका सत्य है तो निष्कर्ष भी निश्चित ही रूप से सत्य होगा। जैसे जहाँ जहाँ ऑक्सीजन होती है वहाँ वहाँ जीवन पाया जाता है। यह एक आधारिका है जो सत्य है। इसके आधार पर चंद्रमा पर क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है इसलिए वहाँ जीवन भी नहीं है, यह निष्कर्ष निकाला जाना भी सत्य है। उसके बाद है तर्क बुद्धि, रीजनल इंटेलिजेंस। व्यक्ति की उस मानसिक योग्यता को तर्क बुद्धि कहा गया है जिसके द्वारा वह दो कथनों के बीच संबंध को समझता है। कोई भी बात है, ये सच है, ये झूठ है, इस बात के बीच का संबंध, या फिर कोई भी एक बात है उसका एक पक्ष ये है दूसरा पक्ष ये है, उनके बीच का रिलेशन क्या है, ये सब तर्क बुद्धि से ही इंसान समझता है। प्रत्यय निर्णय इसी आधार पर होता है। तर्क बुद्धि को ही ज्ञान का स्रोत मानते हैं। कुछ विचारक तर्क बुद्धि को तर्क में ही समाविष्ट कर देते हैं क्योंकि तर्क की प्रक्रिया में तर्क बुद्धि ही हमारी मदद करती है। आप्तवचन, टेस्टिमोनी या अथॉरिटी, इसे उन विशेषज्ञों के वचन भी कहा गया है। इसमें देखो साफ साफ आप्तवचन हमने उसके टाइप्स में भी किया था। आप्तवचन या फिर अधिकारी, यानी कि किसी अधिकारी आदमी द्वारा कहे गए, उसके द्वारा दी गई कोई भी मतलब परीक्षण, उसका अनुभव, या फिर उसके द्वारा जिस पर हम विश्वास करते हैं ऐसे इंसान द्वारा कहे गए वचन, वो आप्तवचन होते हैं। वहाँ से भी ज्ञान का उद्भव होता है, वो भी ज्ञान का साधन है। श्रुति, जैसे होता है ना कि हम किसी ऑथर की बुक पढ़ के हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वो उस ऑथर का एक्सपीरियंस ही तो होता है। श्रुति, रिविलेशन, श्रुति शब्द का संबंध सुनने या प्रकट होने से है। मतलब जो हमने सुना है, सुनी सुनाई बातें होती ना, बहुत सारे ग्रंथ हैं उनमें भी तो बातें हम सुनाई गई होती हैं। पहले के लोग जो होते हैं वो पहले की बुक्स नहीं होती थी, ग्रंथ विवाद में आए थे, पहले कहानियाँ और किस्से होते थे। विभिन्न धर्म ग्रंथों के विषय में यह धारणा है कि उनके प्रवर्तकों ने उनमें वर्णित ज्ञान को अपनी दिव्य ज्ञान चक्षुओं से देखा है, यह ज्ञान उनके समक्ष प्रकट हुआ है। इस रूप में श्रुति को ज्ञान का स्रोत कहा गया है, लेकिन श्रुति से प्राप्त ज्ञान कितना प्रामाणिक है यह बताना कठिन है। इंट्यूशन, अंतप्रज्ञा, प्रज्ञा का संबंध आभास और अंतबोध से है। अंतप्रज्ञा एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति को परम सत्ता का आभास या बोध होता है। यह बोध अनुभूति के रूप में होता है। दार्शनिकों का मत है कि परम सत्ता का ज्ञान अंतप्रज्ञा के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। आस्था, फेथ, आस्था का अर्थ है लगाव। आस्था केवल इसलिए होती है किसी हमारी संस्कृति में हमारी, क्योंकि प्राचीन काल से ही वो चली आ रही है। इसकी सत्यता के विषय में कोई प्रमाण नहीं होता। आज सामाजिक जीवन में हमारे अनेक कार्य हमारी आस्था से जुड़े हुए होते हैं। ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत आस्था को कहा जा सकता है इसमें। उसके बाद है ज्ञान की विधियाँ, मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। मानव प्रकृति से ही जिज्ञासाशील है, जिसके कारण वह आसपास के वातावरण की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहता है। परंतु यह तो केवल आरंभ ही है। समय के साथ साथ जब उसकी जिज्ञासा का विकास होता है तो वह और ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित होता है। वैसे भी आज का युग विज्ञान के विस्फोट का युग है, इसलिए मनुष्य के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह अपने ज्ञान को और भी बढ़ाए और अपने ज्ञान को आधुनिक ज्ञान के साथ जोड़ने का प्रयत्न करे। तभी वह आज के युग की बदली परिस्थितियों के अनुसार अपने को बदल सकता है। उसका अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो पिछड़ जाएगा। ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा उसके आयु वर्ग के लोगों में होती है। बालक से लेकर प्रौढ़ तथा वृद्ध व्यक्तियों में भी यह देखने को मिलती है। यहाँ प्रिंटिंग गलत हो रही है। बालक और प्रौढ़ों की मानसिक, शारीरिक, एक छोटे से बालक से लेकर प्रौढ़ वृद्ध व्यक्ति में भी देखने को मिलती है जिज्ञासा।
ज्ञान प्राप्ति के दो साधन होते हैं, नॉलेज थ्रू सेंस और रीजन, तर्क बुद्धि और इंद्रिय अनुभव के द्वारा ज्ञान। इंद्रिय अनुभव के द्वारा अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन द्वारा ज्ञान। ज्ञान में वृद्धि करने के लिए हमें प्रकृति के बाह्य रूप का अवलोकन करना चाहिए। इस अवलोकन से हमें अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। प्रकृतिवादी विशेष तौर पर रूसो प्रकृति को बालक की सबसे बड़ी शिक्षिका मानते हैं। उनका कहना है कि प्रारंभ के वर्षों में बालक को प्रकृति की गोद में रख कर शिक्षा देनी चाहिए। रूसो अध्यापक को अधिक महत्व नहीं देता। उनके अनुसार बालक का श्रेष्ठ शिक्षक केवल प्रकृति ही है। जहाँ अवलोकन होगा वहाँ निरीक्षण भी होगा। बालक अपने आसपास के वातावरण का निरीक्षण करता है। निरीक्षण के आधार पर ही अनुभव होता है और अनुभवों के आधार पर हम जीवन, समाज, देश के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। जब बालक इंद्रियों का प्रयोग कर रहा होता है तो वह किसी कार्य को करके सीख रहा होता है। अनुभव से सीखना, जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वह स्वयं अनुभव करके ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे हम दूसरों को किसी कार्य को करता हुआ देखकर पूरी तरह से उस कार्य को नहीं सीख सकते, बल्कि हम खुद से पहले उसको सीखेंगे। जब तक हम खुद नहीं करेंगे तब तक हमें आएगा नहीं। दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य सामग्री आज के युग में बहुत महत्वपूर्ण होती है। ज्ञान प्राप्ति की विधियों के लिए अनेक सामग्री बहुत सी उपयोगी हैं। दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करके एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग हो सकता है, इसलिए बालक बहुत अच्छे से समझ सकता और सीख सकता है। रीजनिंग, बुद्धि का प्रयोग भी करना होता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तर्क वितर्क करते हुए विवेक के साथ ज्ञान अर्जित करना। तर्क बुद्धि के अंतर्गत दो विधियों का प्रयोग होता है, आगम और निगम। आगमन इंडक्टिव मेथड, विशेष से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या फिर विशेष उदाहरणों की ओर पहले उसको आकर्षित किया जाता है, उसके बाद सामान्य सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। निगमन विधि डिडक्टिव मेथड, सामान्य से विशेष की ओर, नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। नियम का तो पहले से ही पता होता है, नियम की सत्यता को परखा जाता है। जैसे एक त्रिभुज के 3 कोणों का योग 2 समकोण होता है। इसकी पुष्टि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों को माप के की जा सकती है। यह कथन सत्य है, उचित है तथा हम इसे स्वीकार कर लेते हैं। अंतःप्रज्ञा इंट्यूटिव, सहज बोध भी कहा जाता है इसको। सहज ज्ञान सहज बोध से प्रारंभ होता है। सहज बोध का स्वरूप समग्रता की अनुभूति में है। ये सब आपको टाइप्स में करवा रखे हैं। ये फिर से वही आ गया, आप तो वचन अधिकार या अथॉरिटी, एकाग्रता और ध्यान, एक्सपेरिमेंटल, सॉरी ये शायद हाँ बस वही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।